जय माता दी। आज हम इंग्लिश स्किल की बात करेंगे। तो इंग्लिश स्किल में सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, वो टेंस में आती है। किसी हिंदी स्टेटमेंट को यानी वाक्य को कन्वर्ट यदि इंग्लिश में करना है तो उसके लिए आपको टेंसों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो पहले मैं एक हिंदी वाक्य लिख रहा हूं और उसका स्ट्रक्चर बता रहा हूं, उसके बाद किस तरीके से हम जो है उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए, ये एक हिंदी का स्टेटमेंट है, हिंदी का वाक्य है, बहुत सिंपल। ये क्लास सभी के लिए सरल लगेगी और लगातार बिना स्किप के इस क्लास को देखना है और 100% में 4 वीडियो में आपको इंग्लिश बिल्कुल इजी बना दूंगा। हिंदी वाक्य लिख रहा हूं मैं कि जैसे राम स्कूल जाता है। ये एक हिंदी वाक्य है। एक हिंदी वाक्य का स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले उसमें कर्ता मिलता है, कर्म को करने वाला यानी जिसके द्वारा कार्य संपन्न होता है वो हम कर्ता, और इंग्लिश में उसे सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? सब्जेक्ट। अब देखिए, इसके बाद तुरंत आपको हिंदी वाक्य में कर्ता के बाद आपको कर्म मिलेगा। और कर्म क्या है? स्कूल। और उसके बाद आपको क्रिया मिलेगी। क्रिया क्या है आपकी? जाना। और उसके बाद आपको सहायक क्रिया यानी कि एक सहायक शब्द मिलेगा जो वाक्य को पूरा करता है। तो ये स्ट्रक्चर जो है यानी ये जो संरचना है आपकी हिंदी के वाक्य की है। बट इससे जब हम ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं, तो इसका ट्रांसलेट के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद आपका जो है मेन वर्ब आएगी और उसके बाद आपकी ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद ETC। ये एक इंग्लिश के वाक्य को निर्मित करने के लिए है, यानी हिंदी का वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट इस तरीके से होता है। ये बेहद जरूरी है आपको जानना। तो कर्ता मीन्स सब्जेक्ट, कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट, यहां कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट, और मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया आपकी जो है जाना है, जाने का कार्य हो रहा है। तो कर्ता प्लस कर्म प्लस मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया, ये हमारे हिंदी का था स्ट्रक्चर। अब उसे कैसे बदल रहे हैं कि पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि आपका कर्म, और उसके बाद जो स्टेटमेंट में बचा हुआ है। तो इसी का ट्रांसलेशन कर रहे हैं हम कि राम। अब देखिए, यहां ये एक इंडेफिनिट का वाक्य है, वो अभी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से है। तो राम एक वचन करता है यानी सिंगल प्लूरल है। तो राम गोज
टू स्कूल। ये आपका इसका वाक्य का ट्रांसलेशन हो गया। तो देखिए अब कालों की बात आती है, यानी टाइम टेंस की बात आती है। तो टेंस हमारे समय के हिसाब से 3 प्रकार के होते हैं। एक आप सभी जान रहे सोच रहे होंगे कि ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये बेहद जरूरी है एक बार रिवाइज होना आपका। एक आपका वर्तमान, दूसरा आपका भूतकाल और तीसरा आपका भविष्यकाल। वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, और भूतकाल यानी पास्ट, और भविष्यकाल यानी फ्यूचर। टेंस एंड पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस, ये 3 जो है समय के हिसाब से होते हैं। अब मैं आपको वर्तमान में क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। तो मेरा जो है वाक्य, जो भी क्रिया हो रही है वो किस काल में हो रही है, प्रेजेंट टेंस में हो रही है। और कल मैंने जो क्लास आपकी ली थी वो मेरा बीता हुआ क्या बन गया, कल, यानी कि पास्ट हो गया, भूत है। और आने वाले कल को जो मैं आपको बताऊंगा कि कल जो है फला क्लास आपको मिलेगी, तो वो मैं किसकी बात कर रहा हूं आपसे, फ्यूचर की। तो इस प्रकार समय का बोध जो है कार्य के होने पर डिपेंड करता है कि कार्य प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में होगा। अब प्रत्येक टेंस की आपकी 4 फॉर्म है। प्रत्येक टेंस, चाहे वो आपका प्रेजेंट है, चाहे आपका पास्ट है, चाहे आपका फ्यूचर है, उनकी कुल फॉर्म कितनी होती है, 4। तो जैसे मैंने वाक्य लिखा हुआ है, राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। तो यहां देखिए कि राम के जाने का कार्य स्कूल जाना होता है, लेकिन यह पता नहीं चलता वो कब गया, कितने समय तक उसने जाने में, स्कूल जाने में लगा, इस बात का कोई बोध नहीं हो रहा, यानी काम की निश्चितता नहीं है। इसलिए ये वाक्य चाहे पास्ट में कहा जाए कि राम स्कूल जाता था, या मैं भविष्य में कहूं कि राम स्कूल जाएगा, तो सभी बातें वो हमारी जब टाइम अनिश्चित है तो वो इंडेफिनिट की होंगी। इंडेफिनिट यानी जहां समय की अनिश्चितता हो, समय की अनिश्चितता, तो उसमें चाहे वो पास्ट में कार्य हुआ हो, चाहे प्रेजेंट में हुआ हो, चाहे फ्यूचर में हुआ हो। अगर मैंने कहा था राम स्कूल जाता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, और मैं कह दूं राम स्कूल जाता था तो ये भूत यानी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य हो जाएगा। और अगर मैं कह दूं आपसे कि राम स्कूल जाएगा तो ये किसका वाक्य हो जाएगा, उसका फ्यूचर इंडेफिनिट का हो जाएगा। इस प्रकार इन तीनों की ही इंडेफिनिट एक फॉर्म होती है। अगर कहीं पर कार्य का लगातार जारी होना पाया जाता है, लगातार कोई कार्य संपन्न होता है, लगातार जारी कार्य हो रहा है, तो वो रूप चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे आपके फ्यूचर में हो, कंटिन्यूअस
वो क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस। तो जैसे मैं कहता हूं कि राम स्कूल जा रहा है, यानी जाने का काम अभी भी हो रहा है स्कूल जाने का, तो वो वाक्य आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने कह दिया कि राम स्कूल जा रहा था, तो वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। और जैसे ही मैंने ये कह दिया कि राम कल स्कूल जाएगा, तो अब जो भी है या भविष्य में वह ये काम करेगा, तो वो बातें सारी करना उसका जो अगर तर्क कार्य का जारी पाया गया है, तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? उस फॉर्म को हम टेंस की क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस। लेकिन कार्य कहीं पर चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, उसमें कार्य का समापन है, कार्य का समापन हो चुका है, कार्य की समाप्ति हो चुकी है, तो फिनिश हो चुका है कार्य। तो उस स्थिति में वो फॉर्म उसकी परफेक्ट होगी। जैसे कि राम खाना खा चुका है। अब खाना खाने का कार्य हो चुका है, इसलिए अब वो प्रेजेंट में कौन सा टेंस होगा? आपका परफेक्ट टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य। मैं ये कह दूं कि राम स्कूल गया, राम स्कूल गया या राम स्कूल पहुंच गया, तो राम का स्कूल जाने का कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए वो फिर आपका क्या कहलाएगा? परफेक्ट। अब देखिए पास्ट की बात करें हम, तो पास्ट का परफेक्ट का देखें, जैसे मैंने खाना कल खा लिया, मैंने कल आम खाए, तो अब देखो कल उसने आम खाने का कार्य पूरा कर दिया, इसलिए अब वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य हो गया आपका। लेकिन कार्य का कुछ अंश समापन हो चुका है, कुछ अंश क्या हो चुका है? समापन, और कार्य जारी भी है, तो फिर कोई भी काल में हो, चाहे वो वर्तमान हो, चाहे भूत हो, चाहे भविष्य हो, वो फिर आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि टेंस की 4 फॉर्म होती हैं। टेंस 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इनकी फॉर्म है इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। बट एक फॉर्म और भी होती है, वो 5वीं फॉर्म जो है क्रिया विशेषण शब्द से जुड़ी होती है, और वो फॉर्म किसी भी टेंस की साधारण कहलाती है, सिंपल कहलाती है। क्या कहलाती है? सिंपल। अब सिंपल प्रेजेंट का या पास्ट का या फ्यूचर का मैं एक उदाहरण दे के बता रहा हूं आपको। जैसे मैं कह दूं कि राम बुद्धिमान है, तो ये प्रेजेंट में मैं कह रहा हूं कि इस समय राम इंटेलिजेंट है, तो राम इज ए इंटेलिजेंट बॉय। मैं कह देता हूं कि राम एक बुद्धिमान बालक है या लड़का है। तो राम की विशेषता, क्रिया विशेषण शब्द आ गया, तो आप कहोगे राम ए इंटेलिजेंट
इंटेलिजेंट बॉय या स्टूडेंट, छात्र कहें तो स्टूडेंट, लड़का कहें तो बॉय। तो इस प्रकार अब दूसरा मैं कह दूं कि सीता बहुत सुंदर थी, सीता बहुत सुंदर थी। तो अब सुंदरता का क्रिया विशेषण यानी कि उसमें विशेषता नहीं है, पहले थी वर्तमान में नहीं है, तो वो पास्ट, सिंपल पास्ट का वाक्य हो गया। तो आप कैसे कहोगे, सीता was very beautiful गर्ल। तो इसी प्रकार वह, मैं कहता हूं कि अशोक जो है इंजीनियर बन जाएगा। अब उसके भविष्य की क्रिया विशेषता बताई जा रही है, अशोक इंजीनियर बनेगा। तो अशोक became engineer in future। या वह भविष्य में सुंदर दिखेगी, या ऐसी कुछ भी वाक्य क्रिया विशेषण शब्द लें तो उस स्थिति में आपका पांचवी फॉर्म कौन सी बन जाती है, फिर आपकी सैंपल। तो इस प्रकार आपने आज की वीडियो में क्या देखा कि इंग्लिश स्किल में आपने टेंसों का प्रकार देखा और उनके रूप देखे। कल की वीडियो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यदि लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं वादा करता हूं कि 4 वीडियो में आपको इंग्लिश बिल्कुल इजी हो जाएगी। थैंक्स।